डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में नीट और जेईई स्टूडेंट्स के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेकर के आ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो लेसन 4A में मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया था। जैसे कि ये नीट और जेईई स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम कोई फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे। हाँ, फार्मूले का कॉन्सेप्ट और फार्मूले को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं टेंशन। ये किसी रस्सी में डेवलप होता है। इट डेवलप्स इन ए स्ट्रिंग। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फोर्स है। किसी भी सिस्टम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टेंशन यदि वहाँ पर है कंसीडर करना पड़ता है। तो टेंशन किस तरह का फोर्स है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या करता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। तो टेंशन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, नंबर 1, इट ऑलवेज पुल्स एंड नेवर पुल्स। टेंशन जो होगा वो हमेशा पुल करेगा, पुश नहीं। ठीक है। तो टेंशन जो है वो हमेशा पुल करने वाले डायरेक्शन में होगा, पुश करने वाले डायरेक्शन में नहीं होगा। मान लीजिए कि हमने दो बॉडी एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और इधर एक फोर्स अप्लाई किया F, तो पुल द सिस्टम को पुल करने के लिए हमने इस तरह से एक फोर्स अप्लाई किया है, इन दो मासेस को आपस में एक रस्सी से बांधकर। तो जैसे आप यहाँ पर इसे पुल करोगे तो इस रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। ये जो टेंशन है M1 के लिए होगा लेफ्ट में, क्योंकि इसको पुल करेगा, पुश नहीं करेगा। टेंशन कभी पुश नहीं करता। तो ठीक है, M1 के लिए टेंशन आ गया लेफ्ट में। लेकिन अगर टेंशन केवल इसी डायरेक्शन में होगा तो M2 को पुश करना शुरू कर देगा। और हम कहते हैं कि कभी ये पुश करता नहीं। तो क्या होगा, M2 के लिए भी इतना ही टेंशन होगा, बट इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो टेंशन जो होगा रस्सी में वो हमेशा दोनों डायरेक्शन से डेवलप होगा और ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर जो बॉडी है, इधर जो बॉडी है, इसके लिए टेंशन ये हो गया, इसके लिए टेंशन ये होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ये जो टेंशन है इसको पुश कर रहा है, ये जो टेंशन इसको पुश कर रहा है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। टेंशन हमेशा पुल करता है। आपने कभी रस्साकसी का गेम खेला होगा कि दो बच्चे एक रस्सी पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं। तो उस समय आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि रस्सी का जो फोर्स है, जिसको हम टेंशन कह रहे हैं, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इधर वाला बॉय समझता है कि उसको उस तरफ खींचा जा रहा है थ्रू द स्ट्रिंग, और उधर वाला बॉय समझता है कि उसको भी इस तरफ खींचा जा रहा है थ्रू द स्ट्रिंग। तो ऐसा कभी टेंशन होगा नहीं, टेंशन इस तरह का होगा। ठीक है। तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, इट ऑलवेज डेवलप्स in the direction of center of the in the direction of mid point of the string। ये हमेशा स्ट्रिंग के मिड पॉइंट की तरफ ही काम करेगा। इधर से देखें तो भी, उधर से देखें तो भी। तो टेंशन हमेशा इस तरह से आपको लेना है। अब यदि ये रस्सी
लाइट है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, इसमें लेंथ नहीं बढ़ती मान लीजिए खींचने पर भी, तो इसके सभी पॉइंट पर टेंशन इक्वल होगा। ठीक, तो फॉर इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस string, the tension will be the same at its every point। इसको हम किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, टेंशन इक्वल होगा। मान लीजिए हमने एक रस्सी से एक पुली लटका दिया है। अब इधर हमने कोई वेट लगाया mg, तो इधर टेंशन आ गया T। तो इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में भी इधर टेंशन इतना ही होगा T, क्योंकि ये भी जो है इसी रस्सी का एक पार्ट है। तो जितना टेंशन इधर होगा उतना टेंशन इधर भी होगा। मतलब रस्सी के जितने सेगमेंट्स बनेंगे, रस्सी के जितने पार्ट्स बनेंगे, सब में टेंशन इक्वल होगा। इन एवरी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग देयर मस्ट बी द सेम टेंशन। ठीक है ना। और टेंशन की डायरेक्शन कैसे रखेंगे? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेगमेंट। इस सेगमेंट का जो सेंटर है उसकी तरफ टेंशन लगेगा, नीचे से भी ऊपर से भी। इसमें भी वही होगा, नीचे से भी ऊपर से भी इक्वल। तो ये टेंशन हमेशा इक्वल हो। हाँ, लेकिन अगर स्ट्रिंग का अपना मास है जो नेग्लिजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में इस रस्सी के डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन भी डिफरेंट होगा। ठीक, यदि वो मासलेस नहीं है, यानी उसके मास को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो उस केस में उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको डिफरेंट टेंशन आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट, इट इज an electromagnetic force ये जो टेंशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि नेचर में हमने 4 तरह के फोर्सेस देखे हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड न्यूक्लियर। सारे फोर्सेस को हम इन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा टेंशन किस कैटेगरी में आएगा? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कि जब हम यहाँ पर पुल किया तो रस्सी में क्या आया? एक्सटेंशन आया, रस्सी में थोड़ा खिंचाव आया, और इसलिए उसके मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, और तब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में वहाँ पर फोर्स डेवलप हो जाता है। और वही जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वही हमको टेंशन के फॉर्म में मिलता है। और ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो टेंशन है आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स था टेंशन। दूसरा है वेट। वेट, किसी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स से पुल करता है, खींचता है, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। यदि बॉडी का मास m है तो उस m मास के बॉडी का जो वेट होगा, यानी उसको अर्थ जितने फोर्स अपनी तरफ खींचेगा
वो होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट हमेशा mg में मिलेगा, mg के बराबर होगा। अब ये किस तरफ लगता है, तो इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स along vertically downward। जो बॉडी का वेट होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपका मेरा जो वेट होगा वो किधर होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कि कहीं सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, मास इसका m है, तो इसका जो वेट होगा mg, उसे आपको हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है। कोई बॉडी मान लीजिए इस तरह से किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तब भी इसका वेट किधर होगा, अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, ठीक है ना। और हमेशा होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसलिए यदि जी में वेरिएशन आता है तो वेट बदलेगा, लेकिन बॉडी का मास ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। मास मीन्स m, विच इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट वेट मीन्स ए फोर्स, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे कि वेक्टर है तो आप इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हो इन एनी डायरेक्शन। यदि एंगल थीटा है तो इस वेट का हम इस तरह से दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वन अलोंग पैरेलल टू द प्लेन एंड अदर अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब एंगल यदि थीटा है तो एंगल भी थीटा होता है, तब mg का कंपोनेंट इधर आपको मिलेगा mg cos थीटा, और इधर मिलेगा mg sin थीटा। जिधर थीटा एंगल बन रहा है उस तरफ cos, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है sin। ये तो कंपोनेंट निकालना आपको आता है वेक्टर का। तो इस वेट का भी इस तरह से आपको कंपोनेंट लेना होगा, ठीक है। तो ये आपका वेट, इट इज आल्सो ए फोर्स, ठीक है। तो हमें इस फोर्स के बारे में डील करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड लेना, चाहे वो बॉडी कहीं भी रखी हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, इंक्लाइंड प्लेन में हो, या लटका हुआ है सस्पेंडेड हो, कहीं भी हो, उसका जो वेट होगा इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द डाउनवर्ड। लेकिन जब एक बॉडी फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल कर रहा हो, तो जब तक वो फ्री फॉल करेगा उसका वेट जो है वो 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो वेट ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू 0। उसका मास कुछ भी रहे, उसका मास कुछ भी रहे, लेकिन जब तक वो फ्री फॉल कर रहा है तब तक उसका वेट 0 होगा। और ये हम लोग अभी आगे चल करके प्रूफ करेंगे, डिराइव कर सकते हैं इसको, और करेंगे अभी, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्स वेट। थर्ड, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखा होता है, या जब हम किसी सरफेस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सरफेस का रिएक्शन हमें मिलता है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन
देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, ये वही रिएक्शन है और ये सरफेस के साथ भी एसोसिएट है, तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो किसी सरफेस पे अगर बॉडी इस तरह से रखा हुआ है तो सरफेस के ऊपर रखे हुए बॉडी का वेट mg, ये तो डाउनवर्ड लगा, तो ये जो वेट है बॉडी का ये किस पर अप्लाई होगा? नीचे वाले सरफेस पर अप्लाई होगा। तो सरफेस पर एक एक्शन आ गया mg। तो नॉर्मल रिएक्शन ठीक इसके अपोजिट, तो रिएक्शन आपको इस तरफ मिलेगा n। नॉर्मल रिएक्शन को जनरली n या r से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पर n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन दिस केस अब बॉडी जो है न तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, वो तो सरफेस पर इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, तो n विल बी इक्वल टू mg। लेकिन यही बॉडी यदि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ इस तरह से जो थीटा एंगल बना रहा है, तो बॉडी का वेट तो लगेगा डाउनवर्ड mg। अब इसके दो कंपोनेंट हमको मालूम है, एक होता है इस तरफ mg cos थीटा, एक इस तरफ मिलेगा mg sin थीटा। तो बॉडी ने सरफेस के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया? तो हम कहेंगे mg cos थीटा। तो इसका अपोजिट यहाँ पर नॉर्मल डेवलप होगा n। अब बॉडी जो है सरफेस के परपेंडिकुलर न तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, वो तो वहीं पर है, इक्विलिब्रियम में है। हाँ, ये जो फोर्स mg sin थीटा वो इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगा और यदि चलने के लिए फ्री हुआ तो चलेगा भी वो। लेकिन बॉडी जो है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं रख रहा है। देयर इज नो मोशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, और इसलिए इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर जो दो फोर्स हैं mg cos थीटा और n, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इट इज mg cos थीटा, इट इज mg cos थीटा। लेकिन यदि किसी सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है जिसका वेट mg है, अब इसके ऊपर हमने एक फोर्स और अप्लाई कर रखा है F इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो अब हमारे सरफेस का कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा? तो इस F के आपको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, F cos थीटा अलोंग horizontal direction means parallel to the surface and F sin theta perpendicular to the surface। और इस बॉडी में या इन सारे फोर्सेस ने मिलकर नीचे वाले सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई किया, इसने और इसने, इन सब ने मिलकर के एक फोर्स अप्लाई किया, मीन्स देयर इज एन एक्शन ऑन द सरफेस। तो सरफेस उसको उसके ठीक अपोजिट एक रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन आ गया नॉर्मल रिएक्शन n। अपोजिट टू द एक्शन, एक्शन रख रहा नीचे तो रिएक्शन मिलेगा ऊपर। अब ये दोनों है ना, अब ये बॉडी जो है इन वर्टिकल डायरेक्शन इट इज इन इक्विलिब्रियम, न तो ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, वो तो वहीं पर इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि n प्लस F sin थीटा ने मिलकर बैलेंस किया mg को, इन दोनों ने मिलकर बैलेंस किया mg को। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? तो इट इज mg माइनस F sin थीटा, mg माइनस F sin थीटा, यानी आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसका एक पार्ट भी नॉर्मल रिएक्शन में ऐड हो जाता है। ठीक है ना।
हालांकि यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका भी रोल यहाँ पर अपीयर होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करो और सरफेस के परपेंडिकुलर अपना नॉर्मल फोर्स एज्यूम करो और फिर एक डायरेक्शन के फोर्सेस का सम बराबर अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस का सम लेकर के इक्वेशन बना करके आप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। फिर नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करोगे। अब एक इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइनेशन थीटा पर हमने एक बॉडी रखी, मास इसका m, तो वेट हो गया mg, और इसके ऊपर हमने एक फोर्स भी अप्लाई कर रखा है F एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो अब इस इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। एक चीज़ और बतला दूं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये बॉडी पे अप्लाई होता है, सरफेस ने बॉडी पे लगाया, ठीक है, बॉडी ने सरफेस पे फोर्स लगाया तो सरफेस ने बॉडी पे रिएक्शन अप्लाई किया। तो जो रिएक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन, इट ऑलवेज एक्ट ऑन द बॉडी जो उस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो सारे फोर्सेस के अब कंपोनेंट निकाल लेंगे। mg का इस तरफ आ गया mg cos थीटा along परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दूसरा हो गया इस तरफ mg sin थीटा पैरेलल टू द सरफेस। इस f का भी कंपोनेंट आ गया इस तरफ f cos अल्फा पैरेलल टू द सरफेस, और दूसरा आ गया f sin अल्फा। इस f के दो कंपोनेंट मिलेंगे, पैरेलल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। इसको नहीं भूलना कि सरफेस जो वो रिएक्शन भी देगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये जो बॉडी है सरफेस को छोड़ करके न तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, वो तो वहीं इक्विलिब्रियम में है। तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो क्या होगा, n प्लस f sin अल्फा इज इक्वल टू mg cos थीटा। इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, है? तो नॉर्मल कितना मिला आप यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, अब सरफेस के पैरेलल कितना नेट फोर्स लगा, तो नेट फोर्स along the inclined plane कि इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए कि बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेट फोर्स अप्लाई हो जाएगा mg sin थीटा माइनस f cos अल्फा। यदि बॉडी ऊपर की तरफ, आपने इतना बड़ा फोर्स लगा रखा है कि आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, उस केस में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तब नेट फोर्स कितना मिलेगा, f cos अल्फा माइनस mg sin थीटा। यानी हमेशा इसमें इसको ही घटाना ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, कि वेदर द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड और इट इज मूविंग अपवर्ड। यदि डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन f cos अल्फा, तो आपको नेट फोर्स इस तरह से मिलेगा। इफ इट मूव्स अपवर्ड्स देन द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू f cos अल्फा माइनस mg sin थीटा। हम मान रहे हैं कि बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन मान लीजिए इसका a है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो आपको नेट फोर्स इधर से कैलकुलेट करेंगे और फिर मास से डिवाइड करेंगे, तो आपको इसका एक्सेलरेशन मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा,
एफ कॉस अल्फा माइनस एम जे साइन थीटा, और तब एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसी फार्मूले से, द नेट फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन निकालते समय हमने कितना फोर्स अप्लाई किया बस उस पर मत जाना, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, आपको ये कैलकुलेट करना होगा। एंड देन नेट फोर्स अपॉन द मास विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ योर बॉडी, राइट। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फोर्स है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये आपने नहीं अप्लाई किया, ये सिस्टम ने या सरफेस ने खुद अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम इसको हमेशा सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो आपको इसको हमेशा सरफेस के नॉर्मल की तरफ लेना है, ठीक। तो नॉर्मल की तरफ हमको इतना रिएक्शन मिलेगा। ओके, इट इज आल्सो ए फोर्स एंड देयरफॉर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड यू कैन फाइंड इट्स कंपोनेंट आल्सो। आप चाहे तो इस नॉर्मल रिएक्शन के भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज आल्सो ए फोर्स, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण आप इसका भी कंपोनेंट ले सकते हो, ठीक, इसका भी कंपोनेंट आप निकाल सकते हो। तो एक और इम्पोर्टेंट फोर्स था जिसको कि आपको डील करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्सेस का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कुछ वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम जिस तरह से, रिजल्टेंट माने उन सबका सम, तो फोर्सेस का सम, फोर्सेस का रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था। दो फोर्सेस हैं तो आप अप्लाई कीजिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक इम्पॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और ये केवल फोर्स के लिए नहीं होता, आपको मालूम है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स। वेलोसिटी है दो, एक्सेलरेशन है दो, मोमेंटम है दो, कोई भी दो वेक्टर हैं तो आप उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या कहता है कि दो फोर्सेस किसी पॉइंट पर लगे हुए हैं F1 और F2। अब यहाँ पर मैं फोर्सेस के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं फोर्सेस के लिए ले रहा हूँ, उसको अप्लाई कर रहा हूँ। मोमेंटम है तो आपको मोमेंटम लेना होगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लेना होगा, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन लेना होगा, जो भी है, जो भी वेक्टर है आप वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो, कॉल्ड द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यदि दो फोर्सेस किसी पॉइंट पर लगे हैं, दोनों बीच के एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को एक पैरेललोग्राम के दो साइड मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करें। तो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर के जा रहा है, ये डायगोनल जो दोनों के कॉमन पॉइंट से जा रहा है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट बतलाएगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन आल्सो। डायरेक्शन भी आपको मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन ये होगा। तो नेट फोर्स हम कितना देते हैं, तो ये नेट फोर्स हमको मिलता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि हम कोई भी फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि नीट और जेई के स्टूडेंट ने सारे फार्मूले अपने क्लास 11th के, क्लास 12th के स्टडी में कर चुके हैं या उसके पहले कर चुके हैं। हम केवल फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो नेट फोर्स यहाँ पर मिलता है रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है ना। इतना नेट फोर्स मिलेगा।
किस डायरेक्शन में होगा, तो मान लीजिए इसका डायरेक्शन F1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम अल्फा को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यानी जिस फोर्स से आपने एंगल अल्फा लिया है उस फोर्स को आपको F1 मान लेना है। यदि आप यहाँ से लेंगे तो आपके लिए F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा और फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, यानी हमको F2 से एंगल निकालना है तो F2 की जगह F1 रख देना, यहाँ पर F1 की जगह F2 रख देना। ठीक है, याद रखने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि साइन को साइन जिसके साथ लगे उसको छोड़ दो, जो अकेला फोर्स यहाँ पर है ये एंगल अल्फा उसी के साथ है, तो एंगल अल्फा F1 के साथ नेट फोर्स का बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको डायरेक्शन मिल गई, यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, मीन्स अपने रिजल्टेंट के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, क्या कह रहे हैं कि बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड देयरफॉर एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस इज 0। और ये थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 तो 1 हो जाता है, और 1 हो गया तो कितना बच गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मीन्स F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। और जब उसका रूट निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल गया दोनों का सम। याद रखना कि दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस का ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, इससे बड़ा रिजल्टेंट आपको नहीं मिलेगा। कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्सेस लगे हुए एक बॉडी पर, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, 15 न्यूटन, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, और ये कब मिलेगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स द टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। एक लेफ्ट में लगा, दूसरा राइट में लगा, एक ऊपर लगा तो दूसरा नीचे में लगा, तो दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री मीन्स -1, तो क्या मिल जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थी, माइनस 2F1 F2, इसकी वैल्यू -1 हो गई। अब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इज इक्वल टू F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा F1 माइनस F2। और याद रखना कि दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो जब cos थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम वैल्यू रख रहा है तो रिजल्टेंट भी मिनिमम होगा। इसका मतलब हुआ कि नेट जो फोर्स होता है इट इज ग्रेटर और लेस देन ग्रेटर और इक्वल टू F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 के ही बीच में होगा, इससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इनके बीच में ही आपको मिलने वाला है। ठीक, एंड थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों बीच के एंगल 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो cos थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई, cos 90 0 होता है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप, तो नेट फोर्स मिलेगा रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, राइट, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है तो ऑलवेज यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, हाँ ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, वहाँ पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप दोनों का सम या सेनों का डिफरेंस जो भी है आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपके पास यदि दो से ज़्यादा फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, किसी बॉडी पर, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू फोर्सेस
मैं यहाँ पर फोर्स के लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये किसी के लिए भी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। 2 से ज़्यादा मोमेंटम है, 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन है, 2 से ज़्यादा वेलोसिटीज हैं, तो सबका रिजल्टेंट आप ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर, तो जो भी वेक्टर होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो किसी पार्टिकल पर इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल in different directions. The last force is N, Fn, F1, F2, F3, F4, F5, इस तरह से हम चलते गए। तो सारे फोर्सेस को इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लो और उसके बाद फिर एक सुटेबल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लो, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लीजिए। एक्स एक्सिस किसको लेना है? मैंने कहा सुटेबल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? एक ऐसी डायरेक्शन जहां से आप सारे फोर्सेस का एंगल मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। उस डायरेक्शन को आपको एक्स लेना है। ऐसा नहीं कि एक्स माने हॉरिजॉन्टल ही होगा, कोई जरूरी नहीं। जिस डायरेक्शन से आप सारे फोर्सेस का एंगल मेजर कर सकते हैं वो आपका एक्स डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से हमने एंगल मेजर किया तो θ1 मिला, दूसरे का θ2 मिला, इस तरह से हम मेजर करते गए और लास्ट वाले का θn मिला। और याद रखिएगा कि ये जो एंगल है वो हमेशा सेम एक ही डायरेक्शन में आपको नापना है। ऐसा नहीं कि किसी का उधर नाप रहे हैं, किसी का इधर नाप रहे हैं, किसी का एंटी क्लॉकवाइज, किसी का क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होगा। सारे एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करने हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे एंगल आपको मेजर करने हैं। और जब आपने मेजर कर लिए तो सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट निकाल लो, सबका एक्स कंपोनेंट। तो पहले का क्या हो गया? F1 cos θ1, दूसरे का क्या हो गया? F2 cos θ2। अब ये दोनों के दोनों कंपोनेंट तो एक्स डायरेक्शन में है, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, और इससे उनका रिजल्टेंट क्या होगा? उनका सम सीधा सीधा जोड़ देंगे, अभी हमने देखा था। तो इस तरह से सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट निकाल करके जोड़ दीजिए, दैट इज द नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। बिल्कुल ऐसे ही आपको फिर वाई कंपोनेंट ले लेने हैं, तो जहां कॉस था वहां साइन आ जाएगा। तो ये सारे फोर्सेस का वाई कंपोनेंट हो गया। तो हमारे पास इतने सारे जो फोर्सेस थे उसको हमने दो फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, वन Fx एंड सेकेंड Fy, दो फोर्सेस। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स हमको मिल गया √Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के सम का रूट। जब दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो रिजल्टेंट अभी हमने देखा है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 की जगह यहाँ Fx हो गया है, F2 की जगह यहाँ Fy हो गया है, इतना मिलेगा। इन विच डायरेक्शन? डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन मान लीजिए ये है, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है, एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा बराबर मिलेगा दूसरा फोर्स यानी Fy इंटू साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 90 है। थीटा क्या होता है? दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, जो कि यहाँ पर 90 अपॉन F1 यानी Fx प्लस Fy इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया कॉस 90। ठीक है, तो साइन 90 तो 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो क्या बच गया? Fy बाई Fx, Fy बाई Fx। ठीक है, वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट के जो फोर्सेस हैं उनका रेशियो आपको दे देगा tan अल्फा, और वहां से आपको मिल जाएगा अल्फा, यानी कि एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट का एंगल, कि रिजल्टेंट हमारा इतने एंगल पे होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो यू हैव नाउ द डायरेक्शन आल्सो, आपको अपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मिल गया। तो इस तरह से
आप जितने चाहें उतने फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है रिजल्टेंट फोर्स निकालना। अब उस बॉडी का जिसके ऊपर ये सारे फोर्सेस लगे हुए थे, कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, जैसे भी मैंने पीछे बताया था, द नेट फोर्स अपॉन मास, द नेट फोर्स अपॉन मास, एंड यू हैव द एक्सेलरेशन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, अब कोई ऑब्जर्वर किसी फिनोमिना को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ से देख रहा है, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी बस को चलते हुए देख रहे हैं, तो जहाँ आप खड़े होकर के देख रहे हैं, वो आपका जो स्पेस है जहाँ से आप देख रहे हैं, वो हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के देख रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या आप किसी ट्रेन में चलते हुए उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरे ट्रेन को, तो वो जो चलता हुआ ट्रेन है जिसके भीतर से आप उसको देख रहे हैं, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहला वाला जो कहलाता है वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सही हो, ट्रू हो, एप्लीकेबल हो, हम उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नॉन एक्सेलरेटेड रेफरेंस होता है, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड रेफरेंस कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट। तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में है, या ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखना कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेबल होगा। लेकिन दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जहाँ से हम किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ट्रू नहीं होते, सही नहीं होते। और ये कौन से हैं, तो ये है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर जहाँ से किसी फिनोमिना को ऑब्जर्वेशन कर रहा है, यदि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, तो फिर वहाँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो फिर न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई करने के लिए क्या करें, तो वहाँ पर एक स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन दिस फ्रेम,
we introduce a pseudo force, एक pseudo force वहां पर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, एक pseudo force अप्लाई करना पड़ता है। और इसको हम लोग आगे चलकर अभी समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द pseudo force, कि pseudo force आखिर होता क्या है। नाम से स्पष्ट है, एक झूठा बल। एक्चुअल में वहां पर कोई इस तरह का कोई फोर्स नहीं, लेकिन हम उसको अप्लाई करते हैं। इसके करने से क्या होता है, हमारा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब बन गया तो फिर हम वहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल करके थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। करने के लिए यानी कि इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए हमें एक सूडो फोर्स वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम सूडो फोर्स अप्लाई कर लेते हैं तो फिर वहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पर ये सूडो फोर्स एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि क्या होगा कैसा होगा। आप तो इसके बारे में बताने तो इसके बारे में बताएंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम में कुछ अलग अलग तरह का होता है सूडो फोर्स, तो ये सबको बतलाना अभी पॉसिबल नहीं है। बस इतना समझ लो कि मान लीजिए कि आप किसी कार में चल रहे हैं या ट्रेन में चल रहे हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं। किसी ट्रेन में आप बैठे हैं, ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के पास एक्सीलरेशन है, ट्रेन एक्सीलरेट हो रहा है विथ एन एक्सीलरेशन a, राइट। अब इसकी सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, ये लीजिए, एक सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ दिस बोगी, और आप अपने सीट पर बैठकर आप इसको बाहर से देख रहे हैं। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, बताइए कि सिंपल पेंडुलम आपको किस तरफ झुका हुआ दिखाई देगा, किस तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेचुरली जब ट्रेन इधर एक्सेलरेट होगा तो इस तरफ झुक जाता है, ठीक है ना, इस तरफ झुक गया। इसका मतलब कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ है जिसने उसको झुका दिया उस तरफ। क्या बोगी ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, क्या तुमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया? तो हम कहेंगे नहीं, मैंने तो नहीं किया, बोगी ने भी नहीं किया, लेकिन उधर वो शिफ्ट हुआ है तो कोई ना कोई फोर्स तो लगा, एंड दैट इज द सूडो फोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल, आप बस में बैठे हैं, बस रेस्ट में है, अचानक बस स्टार्ट हुई, अचानक बस स्टार्ट हुई, आप किस तरफ झुकते हैं? आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है ना। आप बस के भीतर खड़े हैं, थोड़े से लापरवाह हैं, अचानक बस स्टार्ट हुई, आप पीछे की तरफ गिर भी सकते हैं, यानी आपको किसी फोर्स ने ऐसा लगता है कि मुझको पुश कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बस। तो आपको जो फोर्स पुश कर रहा है दैट इज ए सूडो फोर्स, वही सूडो फोर्स है। क्योंकि ये जो सूडो फोर्स है वो केवल आपको लग रहा है कि मेरे को ढकेल रहा है, लेकिन बस के बाहर जो आदमी खड़ा है उसको नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई फोर्स लगा है। प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म में जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? वो फोर्स नहीं मानेगा, वो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इसको एक्सप्लेन करेगा
कि बोगी तो चली गई भाई, एक्सेलरेट हुआ एक डायरेक्शन में, लेकिन ये तो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं बना रहना चाहता है, बना रह गया। तो बोगी तो चली गई, लेकिन ये अपने रेस्ट में रहा, तो बोगी क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ये अपनी जगह ही बना रहा। तो क्या लग रहा है आपको कि इधर शिफ्ट हो गया। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए ऑब्जर्वर जो है इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण पेंडुलम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण आप पीछे की तरफ झुके हैं, क्योंकि आपके बॉडी का वो पार्ट जो बस के साथ लगा हुआ था, बस के कांटेक्ट में था, वो तो आगे बढ़ गया बस के साथ साथ, लेकिन आपका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रह गया, और इसलिए नीचे वाला पोर्शन आगे बढ़ गया, ऊपर वाला पोर्शन अपनी जगह रह गया, तो आप तिरछा हो गए। तो उसके लिए दूसरी फिनोमिना है, उस बाहर खड़े ऑब्जर्वर का एक्सप्लेनेशन अलग है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मुझको तो किसी ने ढकेला है। तो आपको जो लग रहा है कि आपको किसी ने ढकेला है, यही है सूडो फोर्स। इट इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स। यदि एक्चुअल फोर्स होता तो वो ऑब्जर्वर भी देख रहा होता, ये ऑब्जर्वर भी देख रहा होता, दोनों देखते, हाँ भाई इसके ऊपर फोर्स लगा, वो भी कहता हाँ भाई इसके ऊपर फोर्स लगा, देन इट इज ए ट्रू फोर्स। लेकिन एक ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट ए ट्रू फोर्स, इट इज ए सूडो फोर्स। तो ये है सूडो फोर्स। तो आपको वहाँ पर एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लग गया भाई ma, इसके ऊपर एक फोर्स लग गया ma, उसने इसको इस तरफ ले आया। कौन देख रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसी बोगी के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो देख रहा है कि ये एक फोर्स के कारण डिस्प्लेस हुआ है, और उस ऑब्जर्वर ने जो फोर्स मेजर किया दैट इज द सूडो फोर्स। लेकिन बोगी के बाहर प्लेटफॉर्म में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये सिंपल लॉ ऑफ इनर्शिया का कारण हुआ है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि जैसे बोगी स्टार्ट हुआ उसके कांटेक्ट में जो पॉइंट था वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है वो अपने रेस्ट में रह गया, और इसलिए ये थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है ना। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉर दैट ऑब्जर्वर। तो एक ऑब्जर्वर को दिखे, एक ऑब्जर्वर को ना दिखे, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं सूडो फोर्स। दैट इज द सूडो फोर्स। ठीक है। तो हम जब और एग्जांपल्स और प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पर सूडो फोर्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। एक लिफ्ट के भीतर कोई बॉडी रखी हुई है या आप ही खड़े हुए हैं, तो आपका वेट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और इसलिए हम इसको कहते हैं अपरेंट वेट। ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला केस, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड, कि आपका लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है एक्चुअली। तो एक्सेलरेशन ए है, इसके भीतर जो बॉडी रखा है मास उसका m है, तो वेट तो हो गया mg, वेट हो गया mg। अब इसने सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई किया ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, तो लिफ्ट के फ्लोर पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, तो लिफ्ट का फ्लोर एक रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। ठीक है। mg बॉडी को अर्थ ने अपनी तरफ पुल किया, एंड द नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर ने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, मतलब ये दोनों फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो दो अपोजिट फोर्सेस का रिजल्टेंट उनका डिफरेंस होता है, और डिफरेंस निकालते समय याद रखना हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना।
पहले कंफर्म कर लो विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स इज द ग्रेटर फोर्स, मस्ट बी ग्रेटर फोर्स। तो बड़ा फोर्स n है, छोटा फोर्स mg है, तो नेट फोर्स हो गया n माइनस mg, ये नेट फोर्स हुआ। एंड इट मस्ट बी इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, m इंटू जी प्लस ए। अब लिफ्ट ने कितना रिएक्शन दिया होगा, जितना उसके ऊपर एक्शन आया होगा, यानी बॉडी का जितना वेट उसने महसूस किया फ्लोर में, बॉडी का जितना वेट उसको मिला उतना ही रिएक्शन दिया है। तो ये आपका एक्चुअल में बॉडी का एपरेंट वेट है जो फ्लोर ने महसूस किया हुआ है। तो एपरेंट वेट देखिए, एक्चुअल वेट mg से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। इट इज इन न्यूटन, कभी कभी किलोग्राम में पूछ लेते हैं, तो किलोग्राम में आ जाएगा mg प्लस ए अपॉन जी से डिवाइड कर देना तो किलोग्राम बन जाएगा यह, ठीक है ना। तो इन दिस केस द एपरेंट वेट विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। सेकेंड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो, अब मान लीजिए कि लिफ्ट हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन a है, बॉडी का मास अभी भी m है जो उसके अंदर रखा हुआ है, इसका वेट हो गया mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया ऊपर। तो व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तब की केस। तो अब फिर से इक्वेशन बनाइए, तो क्या इक्वेशन बना बॉडी के लिए, mg माइनस n इक्वल टू ma। ये समझ में आया क्या। Now greater force is mg because acceleration is in this direction। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिला, तो नॉर्मल रिएक्शन इज नाउ इक्वल टू mg माइनस a, सो इट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। इट इज इन न्यूटन, इट इज इन न्यूटन। किलोग्राम में कितना हो जाएगा, तो किलोग्राम में हो जाएगा mg माइनस a अपॉन जी। ओके, अभी दो केसेस में जो रिजल्ट मिला उन पे जरा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर रिजल्टेंट आया इतना, या नेट या एपरेंट वेट आया इतना, या एपरेंट वेट आया इतना। इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहाँ पर ये दो वेक्टर आपस में जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यहाँ दो वेक्टर आपस में घट रहे हैं। तो बताइए कि दो वेक्टर आपस में कब जुड़ते हैं। तो जवाब बहुत सिंपल है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों। ओके, तो जी किधर होता है, डाउनवर्ड, तो ए किधर होगा, आल्सो इन डाउनवर्ड। तो ए डाउनवर्ड होना चाहिए तभी तो जुड़ेगा, लेकिन आपने क्या लिया था ए, इट इज इन अपवर्ड। तो कहाँ मिस्टेक हो गया, इसका मतलब गलत हो रहा है ना, कि जी में ए जुड़ रहा है तो जी और ए दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है तो ए की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा तभी तो जुड़ेगा। लेकिन हमने तो भाई ए को अपवर्ड माना हुआ था। वहाँ पर भी आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में घट रहे हैं, मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमको जी के बारे में तो मालूम है, ये तो हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो फिर ए किधर होगा, अपवर्ड, और ए हमने क्या मान रखा था, डाउनवर्ड, यानी फिर से उल्टा आ गया। यहाँ भी उल्टा आ रहा है, ये वहाँ भी एक ही डायरेक्शन उल्टी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यानी हम कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या। तो जवाब है नहीं। कैसे नहीं, यहाँ तो भाई डाउनवर्ड है, आप कहते हैं अपवर्ड है, कैसे नहीं बोल रहे हैं आप। तो भाई ये जो डाउनवर्ड है इट इज फॉर लिफ्ट, इट इज फॉर लिफ्ट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। और मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इट इज फॉर द बॉडी, मैं लिफ्ट के लिए थोड़ी कैलकुलेशन किया है, मैंने तो बॉडी के लिए किया है। तो बॉडी के लिए जब मैंने किया है तो उसका एक्सेलरेशन ए मुझे अपवर्ड मिला, अपवर्ड मिला, ठीक है ना। यानी लिफ्ट के एक्सेलरेशन के कारण बॉडी को एक फोर्स मिल रहा है
दैट इज द सूडो फोर्स। और किधर मिला? इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ये मोशन के अपोजिट है। हमने बस में भी देखा था कि बस के अपोजिट हमको सूडो फोर्स मिला। हमने बोगी के भी मोशन में देखा था कि बोगी के मोशन के अपोजिट पेंडुलम को फोर्स मिला था। तो यहाँ पर भी बोगी के यानी कि लिफ्ट के अपोजिट, लिफ्ट के मोशन के अपोजिट बॉडी को फोर्स मिला है। आपने अप्लाई किया था क्या? नो। लिफ्ट ने अप्लाई किया था क्या? नो, किसी ने नहीं किया। लेकिन वो बॉडी जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दिस इज द सूडो फोर्स, दिस इज द सूडो फोर्स। और याद रखना कि सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन के अपोजिट होता है। और यदि आपने वो लगा दिया तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया। ये सूडो फोर्स का इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी वही हुआ कि लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा था, लिफ्ट के डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड था, तो सूडो फोर्स इसको मिला डाउनवर्ड, और इसलिए उसका एक्सेलरेशन यहाँ पर जुड़ रहा है डाउनवर्ड होने के कारण। तो एक छोटा सा रूल याद रखिएगा कि जब भी एक बॉक्स एक्सेलरेट होगा, whenever a box accelerates, the bodies inside it experience the same acceleration in opposite direction। ये सूडो फोर्स के कारण, ठीक है ना। तो आपको सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। आपको एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेना है कि बॉडी का बॉक्स का एक्सेलरेशन इतना है तो उसके भीतर के बॉडी को उतना एक्सेलरेशन अपोजिट मिल गया। एक्सेलरेशन मिल गया माने फोर्स मिल गया, सूडो फोर्स हो गया। तो इन दो रिजल्टेंट का जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जिसको आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अप्लाई करना है। When a box accelerates, then the bodies inside it experience the same acceleration in opposite direction। in opposite direction, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर आपने ये अप्लाई कर दिया तो आपने सूडो फोर्स अप्लाई कर दिया, और सूडो फोर्स अप्लाई कर दिया मतलब आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अब वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो इसको आपको अपने अकाउंट में लेना पड़ेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक। ये तो भाई एक्सेलरेटेड लिफ्ट की बात हो गई, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तब की बात हो गई। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ना हो तब क्या होगा? यानी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है तब क्या होगा? तो थर्ड, व्हेन लिफ्ट moves with uniform velocity means acceleration is zero। acceleration is zero, या तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है या फिर लिफ्ट नीचे आ रहा है, बट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बॉडी रखा है m, वेट हो गया mg, नॉर्मल रिएक्शन n, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया n माइनस mg इक्वल टू 0। नो एक्सेलरेशन, ए 0 है। और इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो mg के बराबर, यानी उसका जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। और ये केवल मोशन में ही नहीं, यदि बॉडी रेस्ट में है तब भी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तब भी उसका एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। तो वेट में कहाँ चेंज हमको महसूस होगा? जहाँ लिफ्ट में एक्सेलरेशन होगा, आइदर इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो चेंज इन द वेट,
देयर इज नो अपरेंट चेंज इन द वेट। ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पर छूट गया कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा था, एक्सेलरेट हो रहा था ए से, तो इसका अपरेंट वेट हमको कितना मिला था, mg माइनस ए मिला था ना। अब मान लीजिए कि आपका लिफ्ट जो फ्री फॉल कर रहा है, तो फॉर फ्री फॉल वो जब फ्री फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, ए इक्वल टू जी हो जाएगा। भाई कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल करता है तो कितने एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। तो मैं एक ही जगह जी लिखूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 0, यानी कि अपरेंट वेट उसका 0। तो मैंने आपको बताया था ना वेट वाले पार्ट में कि वेट ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो कारण यह है कि जब तक ये लिफ्ट फ्री फॉल करेगा तब तक इस बॉडी का वेट 0 होगा। आप चाहे तो इस बॉडी को एक वेइंग मशीन के ऊपर रख दीजिए और वेइंग मशीन की रीडिंग देखिए। जब ये फ्री फॉल कर रहा है तो उसका वेट जो है वो 0 दिखला रहा होगा। ठीक है। फ्री फॉल नहीं कर रहा है, कुछ फाइनाइट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब उसका रीडिंग देखिए। उसके एक्चुअल वेट से थोड़ा कम मिलेगा आपको दिखाई देगा। और यदि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इस वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो एक्चुअल वेट से आपको ज़्यादा बतला रहा होगा। ठीक है ना। तो ये केवल थ्योरेटिकली बात नहीं, ये प्रैक्टिकली भी ट्रू होता है। ठीक है। तो बच्चों ये थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करने हैं। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी और बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।